हेलो गाइज, मैं हूँ प्रतीक और 2024 ये काफी खतरनाक साल होने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शंस आ चुके हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट साल है कि इंडिया के अगले 5 से 10 साल का फ्यूचर इसी साल लिखा जाएगा। वो कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर नसीब पे होता है, जबकि फ्यूचर तो हमारे 80% प्रेजेंट रिएक्शन पे डिपेंड होता है और बचा 20% ही नसीब पर होता है। और जब बात इंडिया के फ्यूचर की आती है तो हम नसीब को नहीं कोसते, हम कोसते हैं नेता और पॉलिटिशियन के डिसीजंस को, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस को इंडिया के डिसीजन मेकिंग की पावर कौन देते हैं? इंडिया के सिटीजन्स देते हैं, उन्हें इलेक्ट करके। देखो, यूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप 18 साल से ऊपर के इंडियन सिटीजन हो तो आपका अधिकार है इंडिया के फ्यूचर को शेप देने के लिए सही पार्टीज को वोट देकर। आप मानो या ना मानो, इंडियन सिटीजन्स ने ही 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को जिताया था और मोदी सरकार बनाई थी। और पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है इंडिया की, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, जियोपॉलिटिक्स में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो कहीं ना कहीं हमारे एक वोट की वजह से ही मोदी सरकार को पावर मिली। यानी एक वोट की कीमत भी बहुत बड़ी होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के फ्यूचर के लिए। अब आप में से काफी लोग मुझे ये क्वेश्चन करोगे कि हमारे हाथ में कहाँ कुछ पावर है, जो भी हो रहा है सब पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं बड़े बड़े पार्टीज। तो ये इसलिए होता है क्योंकि भले ही आप अपने पसंद की पार्टीज को वोट करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 500 रुपए के लिए किसी भी पार्टी को वोट कर देते हैं। उन्हें कुछ पड़ी नहीं होती इंडिया के फ्यूचर की। एनीवेज, आज हम जानने वाले हैं कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम चलता कैसे है, क्यों ज्यादातर पॉलिटिकल नेता 10वीं पास नहीं होते फिर भी मिनिस्टर बन जाते हैं, और पढ़े लिखे यूपीएससी क्लियर करने वाले आईएएस और आईपीएस इनके अंडर काम करते हैं। मतलब क्यों इनके लिए एग्जाम्स नहीं होते? और कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि मेरे स्टेट में तो 2023 में इलेक्शन हो चुके हैं और हमने पढ़ा है कि इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होते हैं, तो फिर से इलेक्शन क्यों? तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे और ये लोकसभा के इलेक्शंस है, और आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि ये सब बॉडी जैसे राज्यसभा, लोकसभा, एसएलए, एलसी और ईसी ये सब होते क्या है, और पॉलिटिकल इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और आखिर ये इलेक्शंस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पॉलिटिकली कितने टाइप्स की कंट्रीज होती है। तो यहाँ 2 टाइप्स की कंट्रीज होती है, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक। जैसे इंडिया, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सिटीजन्स के हाथ में पावर होती है कि वोट करके कौन से पार्टी को जिताए। वही दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया है, जहाँ मोनार्च सिस्टम चलता है, यानी यहाँ एक इंडिविजुअल किंग होता है और वो जो बोलेगा वैसे ही होता है। सिटीजन्स के पास घंटा कुछ पावर्स नहीं होती। अब हम इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक इंडिया के 3 मेन ब्रांच है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। हम जरा एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे नजर डालते हैं। यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन, होम, फाइनेंस, डिफेंस, रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ और बाकी के कुछ मिनिस्टर्स आते हैं जो कंट्री का कामकाज चलाते हैं, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं। अब जुडिशरी ब्रांच पर नजर डालते हैं। इस ब्रांच का काम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से लोगों को जस्टिस देना। इसमें सेंट्रल लॉ का सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लॉ के हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोकल कोर्ट्स आते हैं। और अब नजर डालते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, लेजिस्लेटिव ब्रांच में क्या होता है और आखिर इलेक्शंस कैसे काम करते हैं इंडिया के। ये ब्रांच काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि ये नए लॉज बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसे हम क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्रिकेट में आईसीसी है, वैसे यहाँ पार्लियामेंट है, और यहाँ 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। क्रिकेट में जैसे टीम इंडिया है वैसे यहाँ लोकसभा है, और टीम के प्लेयर्स कैसे सिलेक्टेड होते हैं वैसे यहाँ लोकसभा के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। बस एस निकाल दो सिलेक्टेड में से। ये मेंबर्स को हम पब्लिक इलेक्ट करते हैं जनरल इलेक्शन से। इनको हम एमपीज भी बोलते हैं। और राज्यसभा ये क्रिकेट के कोचेस की तरह होती है। इसके मेंबर्स को हम पब्लिक इलेक्ट नहीं करते, इनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करते हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अब
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये क्या है हम आगे देखेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि दोनों सभा का काम सेम है, बिल्स पे डिबेट करना, नए लॉ के बिल्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना, बजट को अप्रूव या रिजेक्ट करना, यानी हर मुद्दे पे दोनों सभा में बातचीत किया जाता है। तो फर्क क्या है इन दोनों के बीच और इसमें पावरफुल कौन है, अपर हाउस या लोअर हाउस? तो आपको सुन के थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन पावरफुल यहाँ लोअर हाउस है, क्योंकि अगर कोई भी बिल राज्यसभा पास भी करती है आगे, लेकिन जब तक लोकसभा इसे अप्रूवल नहीं देती ये लॉ बन ही नहीं सकता, फिर चाहे कोई भी बिल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नहीं। अब इतने बड़े नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट यानी चेंज। मीन्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज है इनमें अगर एक छोटा सा भी चेंज करना हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, और ये अगर दोनों हाउस में पास हो जाता है तभी ही नया लॉ बन सकता है। और आप सर्च करके देखना, अभी तक 106 अमेंडमेंट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 106 बार आर्टिकल्स के रूल्स में चेंज किया गया है। अब आपको क्रिकेट का एग्जांपल समझ आया होगा कि मैच के टाइम जैसे क्रिकेट की टीम इंपॉर्टेंट होती है, कोचेस नहीं, वैसे ही लॉ इन्फोर्समेंट के टाइम लोअर हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा तो सिर्फ सेकंड ओपिनियन और एक्सपर्टाइज की तरह है, लेकिन राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होते हैं, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर करना या इंडिया के प्रेसिडेंट को मेजोरिटी वोट्स के साथ रिमूव करना। तो अब आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की पोजीशन पता चल गई है। अब नजर डालते हैं इलेक्शन कमीशन पर। ये अपने एग्जाम्पल में अंपायर की तरह होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि नजर रखना कि कहीं इलेक्शंस में कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, रूल्स के हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं, और इलेक्शंस फेयरली हो रहे हैं कि नहीं, यानी बिल्कुल एक अंपायर की तरह। और ये इलेक्शन कमीशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर लेवल, चाहे नेशनल, स्टेट या लोकल लेवल पर इलेक्शंस ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करना। अब आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल से ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझ आई होगी। अब चौथी और पांचवी बाकी है, जिसमें से चौथी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे विधानसभा भी बोलते हैं। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा है मीटिंग्स और डिबेट्स करने के लिए, वैसे ही हर स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इनका काम होता है कि स्टेट लेवल के मैटर्स को सॉल्व करना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 में स्टेट को भी पावर होती है लॉज एनेक्टिंग करने की। और जैसे कंट्री का बजट होता है वैसे ही हर स्टेट का भी बजट होता है, और उसका अप्रूवल ये लेजिस्लेटिव असेंबली ही देते हैं। आपने कभी फिल्म्स में एमएलए सुना होगा कि किसी एमएलए का बेटा कुछ गलत करता है तो वो तो नेगेटिव व्यू से बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में एमएलए का फुल फॉर्म यही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट लेवल के मंत्री। अब हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे नजर डालते हैं, इसे विधान परिषद भी बोलते हैं। और ये याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सिर्फ कुछ ही स्टेट में होती है जहां बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर है, जिसका मतलब होता है 2 हाउसेस, यानी एलसी को अपर हाउस और एलए को लोअर हाउस माना जाता है। अब आपको इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर हर स्टेट में नहीं होते तो कुछ ही स्टेट में क्यों होते हैं? अब ये तो स्टेट की चॉइस है कि यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर है या बाइकैमेरियल, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि स्टेट्स को 2 हाउसेस रखने हैं या एक ही हाउस काफी है। और अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा कि अपर हाउस और लोअर हाउस दो क्यों होते हैं, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। तो शॉर्ट में समझ लो, लोकसभा के मेंबर्स हम पब्लिक इलेक्ट करते हैं, और स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हम पब्लिक ही इलेक्ट करते हैं। यानी सिंपल है, लोअर हाउस में हम पब्लिक की आवाज उठाई जाती है, और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स एलए के मेंबर्स चुनते हैं, और इंडिया का प्रेसिडेंट भी चुनता है। और ये मेंबर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्ट्स या लिटरेचर या बाकी क्षेत्र के। तो अपर हाउस हमेशा स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं डिसीजंस लेने में किसी भी पार्लियामेंट मीटिंग में। इसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपने 10th बोर्ड दिया होगा तो आपका पेपर सिर्फ एग्जामिनर चेक नहीं करता, उसके बाद मॉडरेटर चेक करता है, और उसके भी बाद चीफ मॉडरेटर, ताकि ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पेपर चेक हो सके। वैसे ही यहाँ अपर हाउस ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं डिसीजन और लॉ पास करने में। सेम क्रिकेट के कोचेस भी होते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ज्यादा आसानी से समझ आया होगा कि ये इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और ये लेजिस्लेटिव बॉडीज का क्या काम होता है। और अभी आपको समझ आया होगा
कि लोकसभा के इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में क्या फर्क है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि पॉलिटिक्स में एग्जाम क्यों नहीं होते, अनपढ़ नेता के अंडर पढ़े लिखे लोग क्यों काम करते हैं। इसका भी एक सिंपल रीजन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री चलाने के लिए एजुकेशन से भी परे कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि हजारों लोग आपको सुने, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को समझा सको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देश का राज्य चलाने को एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पब्लिक पावर, यानी पब्लिक जिसे पसंद करे वो लीडर बनना चाहिए। यानी भले ही आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके पास पब्लिक का ग्रास रूट लेवल का सपोर्ट नहीं है, तो पब्लिक आपको वोट कैसे करेगी। इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्टेट या कंट्री चलाने के लिए मिनिस्टर बनने के क्राइटेरिया एजुकेशन से हटकर होते हैं। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता दो, मैं इसके अगले पार्ट्स भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।